Hello once again. In previous videos, I have told you about French Revolution. What is French Revolution? I want to repeat again. 10-year periods of events in France from 1789 to 1799 that led to wide-ranging political, social changes has laid a huge impact on the world. यानी कि 10 साल का जो पीरियड है 1789 से 1799 का, जो कि पॉलिटिकली और सोशली फ्रांस को काफ़ी चेंज किया एकदम बहुत अलग तरीके से, और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दुनिया पे भी पड़ा, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन था। और उसके काउजेज क्या थे? रिवॉल्यूशन का मतलब इससे पहले मैंने पीछे के वीडियोस में ये भी बता दिया था। रिवॉल्यूशन मीन्स चेंज, एंड व्हाई चेंज इज हैपेंड because of people are fading away from Bourbon dynasty. पीपल जो भी थे वहाँ के कॉमन पीपल, वहाँ के बर्बन डायनेस्टी के एट्रोसिटीज से, अत्याचार से बहुत ज़्यादा ऊब गए थे, परेशान हो गए थे। सो वो सिस्टम में चेंज लाना चाह रहे थे, तो उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके थ्रू जो रिवॉल्यूशन हुआ तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा गया। ये इसका जो टाइमलाइन पीरियड है वो 1789 से 1799 का है। ये मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया था, और इसका बहुत बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा था दुनिया पे भी, सब जगह। आज भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तरह तरह के रिसर्च हो रहे हैं सब जगह। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या बेनिफिट हुआ, अभी भी रिसर्च इस पर जारी है। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिला क्या? तो रिवॉल्यूशन एबोलिश्ड मोनार्की। इससे पहले, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में क्या था? मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम यानी कि राजशाही, एंड बर्बन डायनेस्टी वहाँ पे रूल कर रहा था। तो लुइस 14, लुइस 15, लुइस 16 के समय में जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। एंड आफ्टर एबोलिशिंग मोनार्की सिस्टम, दे मेड रिवोल्यूशनरीज मेड फ्रांस अ रिपब्लिक नेशन। फ्रांस को रिपब्लिक नेशन बनाया, बट उतना ही ज़्यादा वो उत्साहित और एग्रेसिव हो गया था रिवोल्यूशनरीज कि इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते वो एक्सट्रीम पॉइंट पे जब चला गया, तो ये रिपब्लिक कंट्री ना रह करके एक डिक्टेटरशिप में के हाथों में चला गया। वो था नेपोलियन। तो नेपोलियन के हाथों में जब ये चला गया तो फिर ये डिक्टेटरशिप वहाँ पे होने लगा। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एबोलिश्ड मोनार्की एंड मेड फ्रांस अ रिपब्लिक, एंडेड इन डिक्टेटरशिप ऑफ नेपोलियन। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रिजल्ट रहा कि स्टार्टिंग में तो वो मोनार्की सिस्टम को हटा, फिर रिपब्लिक लाया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ से फिर फ्रांस कन्वर्ट हो गया डिक्टेटरशिप सिस्टम में, और वहाँ नेपोलियन डिक्टेटर वहाँ का बना। और ये पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ, बट और इसके बाद इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काउजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हाउ मेनी काउजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? व्हाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैपेंड? So there are four main causes of French Revolution. The first one is political causes, second one social causes, third one is economic causes, and fourth one is intellectual causes. तो आज अभी इस वीडियोस में हम आपको पॉलिटिकल काउजेज और सोशल काउजेज के बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल काउजेज के बारे में बताएंगे। तो पॉलिटिकल काउजेज क्या है? द बर्बन डिस्पोट्स। ये पॉलिटिकल काउजेज बताने से पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि उस टाइम में वहाँ पे बर्बन डिस्पोट्स था। डिस्पोट्स एक वर्ड है जिसका मतलब होता है निरंकुश तानाशाह। हाँ, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 3 टर्म है इसमें, जिसमें एक पहले लुइस 14 का नाम लिया जाता है। लुइस 14 1643 से 1715 तक वो वहाँ पे रूल किया। वो कैसा था? ही वॉज एन एब्सोल्यूट डिस्पोट। अगर एब्सोल्यूट डिस्पोट को लुइस 14 का सिनोनिम्स बोला जाए, मतलब कि शब्दार्थ बोला जाए, मीनिंग बोला जाए, तो समझो कि अगर कोई एब्सोल्यूट डिस्पोट कैसा होना चाहिए तो लुइस 14 के जैसा होना चाहिए। एकदम पक्का निरंकुश तानाशाह वैसा ही था जैसा कि एक होना चाहिए। काउजेज क्या था? तो ही हैड सेंट्रलाइज्ड द पावर इन फ्रांस। तो पावर को वो सेंट्रलाइज कर दिया गया। तो वहाँ फ्यूडल सिस्टम था, यानी कि सामंतवाद था। तो सारे फ्यूडल्स को का पावर था, उन सारे फ्यूडल्स के पावर को इनएक्टिव करके उस सबको अपने हाथों में ले लिया था और अपनी मर्जी से सब कुछ चला रहा था। तो इस वजह से उसको एब्सोल्यूट डिस्पोट्स भी कहा जाता है। एंड ही वॉन मेनी वॉर्स फॉर फ्रांस,
So he is also known as the great emperor of France. But finally France get indebted in his reign. तो इसको एक महान शासक भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत फ्रांस की लड़ाइयाँ लड़ी फ्रांस के लिए और जीती भी। तो फ्रांस के महानतम राजाओं में से एक का नाम आता है तो उनका भी गिना जाता है। बट फाइनली बहुत दिनों तक की लड़ाई में फ्रांस को उन्होंने कर्ज में डुबा दिया और इस वजह से फ्रांस जो है सो बहुत ज़्यादा कर्ज में चला गया, ये भी है। तो इस वजह से इसको डिस्पोट्स भी बोला जाता है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे से। उसके बाद आता है लुइस 15। तो लुइस 15 का जो रीजन पीरियड्स है, रूलिंग पीरियड्स है, वो है 7015 टू 7074। तो इसके पीरियड में क्या हो गया, इन पीरियड ऑफ रूलिंग पीरियड ऑफ लुइस 15 डेब्ट हैज बीन इंक्रीज ड्यू टू डिफीट इन 7-year wars विथ इंग्लैंड। ये जो थे इनके समय में भी वॉर्स कंटिन्यू रहा और 7 साल की लड़ाई इंग्लैंड से हुई, जिस वजह से हुआ क्या, द रिजल्ट वाज नॉट गुड एंड फाइनली फ्रांस गॉट इंडेप्टेड और ही वॉज नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक अच्छे शासक भी नहीं माने जाते हैं। आफ्टर गेटिंग इंडेप्टेड, जब उनका कंट्री बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गया फ्रांस, तो लुइस 15 ने क्या किया, इम्पोज देयर टैक्सेस टू कंपनसेट द एक्सपेंसेस ऑफ वॉर, इम्पोज टैक्सेस ऑन द कॉमन पीपल ऑफ फ्रांस। फ्रांस के कॉमन पीपल पे टैक्स बढ़ा दिया गया। तो ये एक रीजन बना, ये एक काउजेज बना और इस काउज की वजह से भी फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ। तो दीज आर पॉलिटिकल काउजेज। अब ये लुइस 14, लुइस 15, ये तो यहाँ से जो है रीजन बन रहा था। कोई भी चीज़ अचानक नहीं हो जाता है, डायरेक्ट हैपनिंग उसका नहीं होता है, उसके पहले उसका रीजन बनता है और उसमें टाइम लगता है। तो ये सब बैकड्रॉप, ये जो ग्राउंड जो है वो प्रिपेयर कर रहा था लुइस 14 और लुइस 15। इसके बाद आए लुइस 16। हिज रूलिंग पीरियड वाज 7074 टू 7092। ही वॉज वेल इंटेंशनड रूलर। उनका मतलब नियत अच्छा था, वो चाहते थे कि इंटेंशन अच्छा था, वो चाहते थे कि फ्रांस का कुछ अच्छा करे। बट ही कुड नॉट ब्रिंग बोल्ड रिफॉर्म्स, लेकिन वो कुछ भी बोल्ड रिफॉर्म्स ला नहीं पाए और कोई भी डिसीजन वो जब लेना चाहते थे तो डिसीजन पे वो उस पर बैक ड्रॉप हो जाना पड़ता, बैक ट्रैक्टेड हो जाना पड़ता था उनको। सो ही ऑलवेज बैक ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिसीजन इजीली। वाई, ये ऐसा होता क्यों था? कोई भी अच्छा बोल्ड रिफॉर्म्स लाने के लिए डिसीजन तो वो लेते थे, लेकिन उस डिसीजन से फिर वो बैक हो जाते थे। तो इसके पीछे का वजह क्या है? तो इसके पीछे की वजह है, 2 वजह माना जाता है। फर्स्ट वजह यह है कि ही नेवर मीट्स कॉमन पीपल। वे आम लोगों से कभी मिलते ही नहीं थे, तो वहाँ उनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं होती थी। ही ऑलवेज लिव इन पैलेस ऑफ वर्साइल। एक पैलेस ऑफ वर्साइल था, एकदम बहुत बड़ी इमारत भवन थी, एकदम लग्जरियस था, काफ़ी शहर से काफ़ी दूर जंगलों में हुआ करता था। वहाँ वो काफ़ी दिन बिताया करते थे, आराम से एकदम रहते थे। एंड ही ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम हिज ऑस्ट्रियन वाइफ। उनकी ऑस्ट्रियन वाइफ एक थी, ऑस्ट्रिया एक कंट्री, वहाँ की वाइफ थी मैरी एंटोनिट उसका नाम था। और वो एक बैड एडवाइस, शी वाज अ बैड एडवाइजर। ही डज नॉट मीट फ्रॉम कॉमन सिटीजन। वो भी एक कॉमन सिटीजन से वहाँ से नहीं मिलती थी, उसको भी ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होता था और हमेशा वो इस तरह का एडवाइस देती थी जिससे जो फ्रांस के पीपल के फेवर में ना हो। तो इस वजह से भी वो फ्रांस के लिए कुछ कर नहीं पाए, कुछ रिफॉर्म्स ला नहीं पाए चाह कर भी। और उनके पास एक्सपीरियंस था नहीं, क्योंकि वे लोग नेवर मीट्स विद कॉमन पीपल। ही ऑलवेज लिव इन द पैलेस ऑफ वर्साइल विथ लग्जरियस लाइफ। सो in the period of ruling period of Louis 16, Louis 16 helped Americans। अब डिफीट तो हो गया, इंग्लैंड जीत गया अपना लड़ाई इनसे, फ्रांस से, बट इंग्लैंड वाज आल्सो इंडेप्टेड एंड फ्रांस वाज आल्सो इंडेप्टेड। मतलब कि दोनों कंट्री का लॉस हुआ, दोनों कर्ज में डूब गया। तो इंग्लिश पीपल जो थे, इंग्लैंड जो था, ब्रिटेन जो था, दे इम्पोजेस देयर टैक्सेस ऑन द अमेरिकन्स।
क्योंकि अमेरिका उस समय उसका कॉलोनी था, उसका गुलाम था ब्रिटेन का। तो उन्होंने अपने सारे टैक्सेस जो कंपनसेशन करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए सारे टैक्सेस क्या किया, वो लुइस जो 16 वो अमेरिका है उस पर इम्पोज कर दिया, अमेरिकन पब्लिक पे इम्पोज कर दिया, जिस वजह से अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ। और अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद अमेरिका इंडिपेंडेंस अमेरिका को मिला। तो जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन जिस समय हो रहा था उस समय वो जो लुइस 16 थे वो अपनी हार का बदला लेने के लिए, जो कि इंग्लैंड से वो फ्रांस हार गया था, दे हेल्प अमेरिकन पब्लिक to getting independence. After all, American got independence, but helping Americans by French ruined French itself very badly. अमेरिकन को तो उन्होंने हेल्प किया, बट अमेरिकन को हेल्प करने की वजह से अमेरिकन को तो इंडिपेंडेंस मिल गया, बट इनको क्या मिला, इनको कुछ नहीं मिला। इनको फाइनली और लॉस हुआ, और ज़्यादा ये कर्ज में डूब गए। और फाइनली हुआ क्या, फिर से पब्लिक पे टैक्स। तो इस वजह से ये सारा जो पॉलिटिकल काउजेज था ये एक वजह बना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो ये लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा आपको लिखा देते हैं, इसको बढ़िया से लिख लें। पॉलिटिकल काउजेज, द बर्बन डिस्पोट्स। बर्बन डायनेस्टी उस समय था, लेकिन उसको बर्बन डिस्पोट्स इसीलिए कहा गया कि डिस्पोट्स थे वो लोग, निरंकुश तानाशाह थे। और लुइस 14 से हम स्टार्ट करते हैं, पॉलिटिकल काउजेज यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो लुइस 14 उनका रूलिंग पीरियड क्या था, 1614 टू 1715, 1643 टू 1715। ही वाज एन एब्सोल्यूट डिस्पोट्स, सेंट्रलाइज द पावर्स। उन्होंने पावर्स को सेंट्रलाइज किया, इसलिए उनको डिस्पोट्स कहा जाता था। ही वॉन मेनी वॉर्स फ्रॉम फ्रांस, बहुत फॉर फ्रांस, उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ फ्रांस के लिए लड़ी और जीती भी। So he is also known as the great emperor of the France, but finally got indebted. लेकिन फाइनली फ्रांस को क्या किया, इंडेप्ट कर दिया, कर्ज में डुबा दिया। अब आते हैं इसके बाद लुइस 15, शॉर्ट में इसको भी पढ़ाते हैं। लुइस 15 क्या है, ये जो 1715 से लेकर के 1774 तक इनका रूलिंग पीरियड है। डेब्ट इंक्रीज ड्यू टू डिफीटेड इन 7-year war with इंग्लैंड। इनके शासनकाल में क्या हुआ, और कर्ज बढ़ता चला गया। क्यों, क्योंकि ये 7 years का लड़ाई हुआ था इंग्लैंड से, और वो लड़ाई ये हार भी गए थे। बट यही वजह था कि इस वजह से इन्होंने जो है सो अपनी कंट्री को और कर्ज में ला दिया। ही वॉज नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। गुड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, तो उनको ये भी चिंता तो होना चाहिए था, टेंशन तो होना चाहिए कि हमारी कंट्री का किस तरह से डेवलपमेंट रुक गया। तो इसके बारे में इन्होंने नहीं सोचा। आफ्टर गेटिंग इंडेप्टेड ही इम्पोज टैक्सेस ऑन पब्लिक दैट बिकम्स द कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और ये जो है, जब इंडेप्टेड हो गए, कर्ज में डूब गए, तो ही इम्पोज टैक्सेस ऑन द पब्लिक दैट बिकम द कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पे इसके बाद लुइस 16, जिसके समय में फ्रेंच रिवॉल्यूशन सही में हुआ था। ये समय में पॉलिटिकल रीजन बना, और इस समय में ये बैकग्राउंड रेडी हुआ, रीजन एक ग्राउंड बना। इसके वजह से लुइस 16 का जो शासनकाल था, इस समय में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो लुइस 16 कैसे थे, तो सबसे पहले उनका रूलिंग पीरियड था 1774 टू 92। ही वॉज वेल इंटेंशन्ड, बढ़िया, इनका इरादा अच्छा था, इंटेंशन अच्छा था, बट कुड नॉट ब्रिंग बोल्ड रिफॉर्म्स, लेकिन कभी भी ये बोल्ड रिफॉर्म्स अपने देश में नहीं ला पाए। ऑलवेज बैक ट्रैकेड फ्रॉम द डिसीजन, हमेशा जो भी कुछ डिसीजन लेते थे उससे फिर सीधे बैक ट्रैक हो जाते थे इजिली। क्यों भाई, बिकॉज ऑफ बैड एडवाइस ऑफ हिज ऑस्ट्रियन वाइफ मैरी एंटोनिटी। मैरी एंटोनिटी उनकी वाइफ का नाम था, ऑस्ट्रियन थी, ऑस्ट्रियन राजा की बेटी थी वो। He always lives in Palace of Versailles, ये महल था पैलेस ऑफ वर्साइल, जो लुइस 16 ने बनवा रखी थी, और वो जंगल में था, शहर से काफी दूर। वहां पे एकदम लग्जरियस लाइफ वो जिया करते थे उसमें, एंड दैट इज फार अवे फ्रॉम द कॉमन पीपल, और वो सामान्य लोगों की पहुंच से काफी दूर था। तो वो कभी मिल नहीं पाते थे कॉमन लोगों से, और जब कॉमन लोगों से मिल नहीं पाते थे तो ग्राउंड रियलिटी भी उनको पता नहीं चलता था। और जब ग्राउंड रियलिटी पता नहीं चलेगा तो डिसीजन कैसे लेगा, तो यही वजह था। लुइस 16
helped Americans in war of independence. अमेरिकन इंडिपेंडेंस में अमेरिकन को हेल्प किया, क्यों? फॉर टेकिंग रिवेंज फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से बदला लेने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड से ये हार गए थे 7 ईयर का जो ये लड़ाई था। फाइनली अमेरिकन गॉट इंडिपेंडेंस, अमेरिकन को इंडिपेंडेंस तो मिल गया इनकी हेल्प की वजह से, बट फ्रेंच हेल्प टू अमेरिका, जो फ्रेंच हेल्प मिला अमेरिका को, इसकी वजह से ruined फ्रांस इटसेल्फ फॉर नो गेन्स, और इसमें अमेरिकन को कुछ लाभ नहीं हुआ, और अमेरिकन ruined अपने आप को कर लिया, ruined मींस बर्बाद करना, खुद को इन्होंने अपने आप को बर्बाद कर दिया, अपने कंट्री को। और फाइनली क्या हुआ, ये फ्रांस जो है ये पॉलिटिकल रीजन से कर्ज में डूब गया, और दैट वाज द पॉलिटिकल रीजन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ से लोगों के मन में एक असंतुष्टि की भावना आई, और लोग यहाँ से थोड़ा सा नाराज होना शुरू हो गया। ही ऑलवेज फ्रेंच पब्लिक गेटिंग अनॉयड बाय द बैड पॉलिसी ऑफ लुइस 16, लुइस 15 एंड लुइस 14 also. That is political.